रूस यूक्रेन जंग में नाटो ने झोंकी ताकत। पुतिन पीछे हटने को लेकर नहीं है तैयार, पूरे पश्चिम को बर्बाद करने का बनाया प्लान। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग में लड़ाई आए दिन नया रूप ले रही है। कोई हार मानने को तैयार नहीं है। यूरोप को लगा था कि इस युद्ध के बाद रूस बेहद कमजोर हो जाएगा, लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन रूस की वो ताकत है जिसे झुकाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो हर दिन यूरोप को बर्बाद करने की एक नई घोषणा कर देते हैं। अब हालात ये है कि पश्चिम देश भी यूक्रेन को हथियार देते देते थक चुके हैं। सवाल उठता है कि आखिर यूक्रेन की हथियार सप्लाई के मामले में क्या है नाटो के हालात, दोनों देशों का कितना हो चुका है नुकसान। तो दोस्तों, रूस के मुकाबले के लिए अब यूक्रेन में हथियारों की भूख और बढ़ रही है, मगर इधर यूक्रेन को हथियारों की खेप भेज भेज कर नाटो समेत पश्चिमी देश भी कंगाल हो चुके हैं। अब फिर से हथियारों के लिए यूक्रेन की भूख पश्चिमी भंडार पर दबाव डाल रही है, जबकि यूक्रेन में युद्ध समाप्त होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अब कीव के पश्चिमी साझेदार इस बात से जूझ रहे हैं कि यूक्रेन को हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति कैसे बनाई रखी जाए। अभी तक यही विदेशी हथियार युद्ध के मैदान में निर्णायक साबित हुए हैं। अब नाटो और पश्चिमी देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिना अपने भंडार को कम किए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई देना है, क्योंकि भंडार खाली होना उन देशों को भी खतरे में डाल सकता है। इससे उनकी खुद की तैयारी का स्तर खतरे में पड़ जाएगा। नाम न छापने की शर्त पर बात करने वाले नाटो के एक अधिकारी ने कहा, मुझे लगता है कि हर कोई अब पर्याप्त रूप से चिंतित है। सहयोगियों ने युद्ध के मद्देनजर पश्चिमी रक्षा ठेकेदारों को उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा था। मतलब साफ है कि रूस से लड़ते लड़ते पश्चिमी देशों का युद्धक भंडार खाली हो चुका है। अब हथियारों के भंडारण पर जोर दिया जा रहा है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ से युद्ध के समय अमेरिका के पास पर्याप्त युद्धक भंडार थे, मगर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों ने सोवियत संघ के पतन के बाद उन भंडारों को कम करना शुरू कर दिया और वॉशिंगटन ने आतंकवाद पर युद्ध के साथ साथ सटीक युद्ध सामग्री और नई तकनीकियों की ओर रुख किया। यही वजह है कि अब हथियारों की कमी हो गई है। इसके अलावा पश्चिम ने इस युद्ध में रूस को हराने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद उन्हें लगा कि रूस आर्थिक हालातों से निपटने के लिए समझौता कर लेगा। लेकिन इस बीच चीन और भारत ने रूस से आयात बढ़ा दिया, जिससे रूस को बेहद मदद मिली। विशेष रूप से दोनों देशों ने तेल का आयात बढ़ा दिया, जबकि नाटो ने भारत को अपने खेमे में लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वो वही करेगा जो उसे सही लगता है। वो किसी दूसरे के हितों के लिए अपने हितों का बलिदान कभी नहीं करेगा। इसी बीच भारत पर मानवीय संवेदनाओं के आधार पर यूक्रेन का पक्ष लेने को कहा गया, लेकिन जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो कुछ कहा उसे सुनकर दुनिया का मुंह खुला का खुला रह गया। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारतीय विदेश मंत्री ने आखिर क्या जवाब दिया? पश्चिम चारों खाने चित्त कैसे हो गया? तो दोस्तों, जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि भारत ने रूस से जो तेल खरीदा उससे दुनिया को भी फायदा हुआ है। जयशंकर ने साफ कर दिया कि अगर भारत यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से तेल नहीं खरीदता तो फिर तेल के बाजार अस्थिर हो सकते थे और दुनिया में महंगाई बढ़ सकती थी। ऐसे में भारत की रणनीति ने तेल और गैस बाजारों को स्थिर करके महंगाई को रोकने में मदद की है। ऐसे में उसकी आलोचना के बजाय दुनिया को भारत को थैंक यू कहना चाहिए। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस के तेल निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन भारत को रूस रियायती दरों पर तेल मिल रहा है। जयशंकर ने बताया, जब खरीद की बात आती है तो मुझे लगता है कि वैश्विक तेल की कीमतें अधिक हो गई होंगी, क्योंकि हम भी उसी बाजार की तरफ और उन्हीं सप्लायर्स के पास गए जिनके पास यूरोप के देश गए होंगे और यूरोप ने हमसे अधिक कीमत चुकाई होगी। उन्होंने आगे कहा, हमने देखा कि एलएनजी बाजारों में जहां वास्तव में कई सप्लाई परंपरागत रूप से एशिया में आ रही थी, उन्हें यूरोप में भेज दिया गया था। कम से कम भारत एक बड़ा देश था जो बाजारों में कुछ सम्मान हासिल कर सकता था, लेकिन वहां बहुत छोटे देश थे जिन्हें पेरिस में उनके टेंडर पर प्रतिक्रिया भी नहीं मिली, क्योंकि एलएनजी सप्लायर्स को उनके साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोस्तों, पश्चिम के प्रतिबंधों के बाद रूस ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है जिससे यूरोप के होश उड़े हुए हैं। अमेरिका परेशान है। सवाल उठता है कि रूस की क्या है प्लानिंग? अमेरिका क्यों हैरान परेशान है? भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। यूरोप से व्यापार खत्म करने जा रहा रूस। मुंबई से मॉस्को तक बिछ गई रेलवे लाइन। भारत होगा मालामाल, बढ़ेगा दुनिया भर में व्यापार। दोस्तों, रूस एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत ईरान में 164 किलोमीटर लंबी रस्त अस्तारा रेलवे लाइन के निर्माण में निवेश कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1.7 अरब डॉलर है। ये रेल लाइन अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का हिस्सा है। रेल लाइन रूस के लिए कितनी महत्वपूर्ण है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि इसके तैयार होने के बाद से मुंबई से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक माल सिर्फ 10 दिन में पहुंचाया जा सकेगा। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों ने भारी प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसके चलते रूस की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है।
पश्चिमी प्रतिबंधों के दबाव को कम करने के लिए मॉस्को भारत और खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए अरबों का निवेश कर रहा है। सवाल उठता है कि ये रेलवे लाइन कहां से कहां तक जाएगी, कौन कौन से देश इस स्कीम से जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, रूस और ईरान ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के तहत रेलवे लाइन निर्माण करने के लिए डील की थी। प्रस्तावित रेल लाइन ईरान में कैस्पियन सागर के पास स्थित शहर रश्त और अजरबैजान के बॉर्डर पर मौजूद अस्तारा को जोड़ेगी। इस लिंक से अजरबैजान रेलवे के जरिए रूसी रेलवे ग्रिड तक पहुंच जाएगी। सवाल उठता है कि ईरान में इस भारी निवेश के जरिए रूस क्या हासिल करना चाहता है। तो दोस्तों, दशकों तक रूस के लिए यूरोप इकलौता सबसे बड़ा बाजार रहा है, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद जारी पश्चिमी प्रतिबंधों ने इस स्थिति को बदल दिया है। इसके बाद से ही रूस ने व्यापार को बढ़ाने के लिए एशिया की तरफ नजरें की है, जिसमें भारत, चीन और ईरान उसकी खास लिस्ट में है। ईरानी रेलवे प्रोजेक्ट में रूसी निवेश को इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। कैस्पियन सागर से लगी इस लाइन के प्रोजेक्ट को पूरा होने से रूस को बाल्टिक सागर से ईरानी बंदरगाह तक कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जो आगे चलकर रूस की पहुंच को हिंद महासागर और गल्फ तक ले जाएगा। दरअसल प्रतिबंधों की मार झेल रहा रूस पश्चिम से दूर जाने के लिए रास्ता तलाश रहा है। ग्लोबल साउथ के साथ संबंध विकसित करना रूस की इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नया ट्रेड लिंक रूस को अपना तेल और गैस दूसरे बाजार में पहुंचाने के लिए रास्ता देगा। इसके साथ ही उन सामानों के आयात में भी मदद करेगा जिन्हें वो नहीं बना सकता है। दोस्तों, रश्त अस्तारा रेलवे लाइन अजरबैजान रेलवे से जुड़ेगी, जो सेंट पीटर्सबर्ग और ईरान के सबसे व्यस्त बंदरगाह बंदर अब्बास के बीच एक सीधा गलियारा तैयार करेगी। इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर इसी साल काम शुरू होने की संभावना है। हालांकि यह पूरी तरह से 2027 में शुरू होगी। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि इस स्कीम से भारत को क्या फायदा होने वाला है, व्यापार की गति कितनी बढ़ सकेगी। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की नींव 2002 में पड़ी थी, जब भारत, रूस, ईरान ने 7200 किलोमीटर लंबे मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने के लिए हस्ताक्षर किए थे। इस प्रोजेक्ट को आगे चलकर 10 और देशों अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, तजाकिस्तान, तुर्की और यूक्रेन ने भी सहमति दी थी। इस कॉरिडोर का उद्देश्य रूस के बाल्टिक सागर पोर्ट को ईरान के जरिए अरब सागर में मौजूद भारत के पश्चिमी पोर्ट से जोड़ना था। हालांकि विवादित परमाणु प्रोग्राम के चलते ईरान पर लगे प्रतिबंधों की वजह से पिछले कई सालों में इस प्रोजेक्ट में खास प्रगति नहीं हुई। आखिरकार मई 2023 में रूस और ईरान ने रश्त अस्तारा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। जाहिर है कि ट्रांसपोर्टेशन सुगम होने से देश का व्यापार तेजी से बढ़ेगा और महंगाई कम होगी। वहीं हम उन तमाम देशों से आसानी से जुड़ पाएंगे जिनसे अभी तक नजदीकियां नहीं हो पाई थी, और जिससे भारत के व्यापार जगत को फायदा ही फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, रूस के इस प्रोजेक्ट से देश को होने वाले फायदे पर अपने सुझाव जरूर रखें।